उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए देश विदेश के उद्योगपतियों को प्रदेश सरकार ने इन्वेस्टर्स समिट के जरिए आकर्षित किया है। पिछले दिनों राजधानी देहरादून में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में 3,50,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। सीएम धामी ने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट के दौरान 3,50,000 करोड़ के जो एमओयू हुए हैं उसको अब धरातल पर उतारने की कवायद की जा रही है। सीएम धामी ने कहा कि इसको लेकर अब लगातार बैठकों का दौर जारी रहेगा और सभी जरूरी कदम भी उठाए जाएंगे जो निवेशकों के हित में होंगे। दुनिया के लोगों ने हम पर भरोसा किया है और उत्तराखंड आने के लिए सब लोगों ने अपना मन बनाया, हमारे साथ निवेश पर करार किए हैं और बड़ा करार किया है। 3.5 लाख करोड़ से अधिक के करार हुए हैं और बहुत सारे अभी ऐसे भी प्रस्ताव हमारे पास हैं जिनका अभी परीक्षण होना है, उसकी ठीक प्रकार से समीक्षा होनी है। वही संख्या आगे भी बढ़ेगी, लेकिन इनको धरातल पर उतारना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये काम हम शुरू से लेकर चल रहे थे और 44,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग है वो स्टार्ट हो गई है। तो निकट भविष्य में अधिकाधिक ग्राउंडिंग हो धरातल पर, ये हमारे जो निवेशों के करार हैं उतरें, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड आकर लोगों से जो अपने परिवार का विवाह यहाँ संपन्न कराने का भी एक तरह से कहा है। तो निश्चित रूप से हमारा भी प्रयास होगा आप सबके माध्यम से कि ये देवों की भूमि है, लोग आकर यहाँ पर अपने परिवार की जो है जरूर कोई न कोई इस प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम आयोजित करें। तो हमारी सरकार उस दिशा में भी काम करेगी। पूरी उत्तराखंड से रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी है। राज्य अतिथि गृह बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सहमति दे दी है। अयोध्या राम मंदिर से करीब 6.5 किलोमीटर दूर उत्तराखंड अतिथि गृह बनेगा। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। सीएम धामी ने कहा कि अयोध्या में देश विदेश के लोगों के साथ उत्तराखंड से भी भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे और ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने भी उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया था कि अयोध्या में उत्तराखंड के गेस्ट हाउस बनाने के लिए भूमि मुहैया कराई जाए, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सहमति जता दी है। राज्य अतिथि गृह के लिए प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण करने गई टीम ने भी जमीन से जुड़ी जानकारी और प्लान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। इसके बाद सीएम धामी ने इस भूमि पर एक विशाल अतिथि गृह बनाए जाने की सहमति जता दी है। क्योंकि भगवान रामलला विराजमान हो रहे हैं 22 जनवरी को, तो निश्चित रूप से हर एक भारतवासी चाहता है कि जो भी राम भक्त है, राष्ट्र भक्त है, उस अवसर पर वहाँ पर रहे। अब जो भी व्यवस्था बनेगी, जो भी वहाँ पर जो आयोजकगण होंगे, जैसी व्यवस्था बनेगी, लेकिन हमने उत्तराखंड से बड़ी संख्या में लोग भगवान रामलला के दर्शन करने आने वाले समय में जाएंगे, पहले से भी जाते रहे हैं। तो वहाँ पर एक लोगों के लिए एक गेस्ट हाउस वहाँ पर होना चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुरोध किया था, वो हमको ज़मीन दे रहे हैं और ज़मीन देने के बाद हम वहाँ पर एक अच्छा अतिथि गृह वहाँ बनाएंगे। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2023 का शुभारंभ किया, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ियों ने प्रतिभाग करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में लगातार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में खिलाड़ियों को खेल सुविधाएं जो पूर्व में दी जाती थी, उन सुविधाओं को और बेहतर किया जा रहा है। उनके लिए पुरस्कारों और नौकरियों में भी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की सुविधा सरकार की तरफ से दी गई है, ताकि राज्य में खेल प्रतिभाएं निखर कर आ सके और राज्य और देश का नाम रोशन कर सके। वहीं इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस महाकुंभ में आने वाली खेल प्रतिभाएं पहले ब्लॉक स्तर पर, फिर न्याय पंचायत स्तर पर और फिर जिला स्तर के बाद अब राज्य स्तर तक पहुंची है। ऐसे में उम्मीद है कि उत्तराखंड राज्य में आने वाला समय खेल प्रतिभाओं को बढ़ाने वाला होगा और राज्य के भीतर और खिलाड़ी आएंगे। विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उनको अमल में लाया जा रहा है। हमारी सरकार युवाओं को बेहतर शिक्षा, बेहतर खेल सुविधाएं दोनों देने के लिए कृत संकल्पित है। मुझे ये बताते हुए अत्यधिक गौरव की अनुभूति हो रही है
कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने जहां एक और जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया है, वहीं दूसरी ओर नई खेल नीति बनाकर अपने खिलाड़ियों का भी ध्यान रखने का कार्य किया है। नई खेल नीति में राज्य के युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उचित आर्थिक प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। मेरा मानना है कि आप पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। पढ़ने के साथ साथ अब खिलाड़ी खेलों में भी दमखम दिखा रहे हैं। अब देश में सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि चैंपियन तैयार किए जा रहे हैं जो पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा रहे हैं, भारत के नाम को रोशन करने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आप सभी युवा नए भारत और नए उत्तराखंड की समृद्धशाली जो फाउंडेशन है, जो नींव है, आप सब हैं। हमारी राज्य के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जो डबल इंजन की सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए, अपनी नींव को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज के इस अवसर पर मैं हमारी खेल मंत्री बहन रेखा आर्य जी और हमारे खेल सचिव अमित सिन्हा जी, इनसे भी उम्मीद करता हूं कि अभी तक उत्तराखंड के अंदर हमको जिस काम के लिए भी देश के लोगों ने हमसे अपेक्षा की, भारत की सरकार ने अपेक्षा की, हमने उसको बहुत बढ़िया तरीके से मेजबान के रूप में संपन्न किया है। जैसे हमने G20 इसकी समिट के 3 आयोजन हमको मिले थे और तीनों ही बेहतरीन आयोजन हुए। पूरी दुनिया के जो डेलीगेट्स उसमें आए थे वो उत्तराखंड का एक अलग सा अनुभव, यहाँ पर एक अच्छा अनुभव लेकर गए और वह सब उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनकर विभिन्न देशों में जाकर हमारे राज्य की प्रशंसा कर रहे हैं। और अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर हुई उसमें भी पूरी दुनिया के देशों ने, देश के प्रतिनिधियों ने, उद्योग के क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया। पर सभी खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और खेल महाकुंभ एक ऐसा महाकुंभ है जिसमें हमारे सभी खिलाड़ियों को पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खेलने का अवसर प्रदान होता है। और हमारी सरकार का हमेशा से ये रहा है कि सभी खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया जाए, इसीलिए जो प्रोत्साहन की राशि है वो भी बढ़ाई है, आउट ऑफ टर्न की व्यवस्था भी की है, खेल कोटा प्रारंभ करने का भी हमने निर्णय लिया है। ऐसे अनेकों काम जो खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, और जो हमारा राज्य आज अनेकों रूपों में जाना जाता है, ये खेल के रूप में भी इसमें उत्कृष्टता हमको प्राप्त हो, इस प्रकार के प्रयास सरकार की ओर से भी हो रहे हैं। और हमारे सभी खिलाड़ियों को भी और खेलों से जुड़े हुए जो हमारे शिक्षकगण हैं, उनके ट्रेनर हैं, सभी को इस दिशा में प्रयास करना है। और मुझे लगता है हम सबके समेकित प्रयासों से जहां हमारा आने वाला जो राष्ट्रीय खेल है वो भी बहुत शानदार तरीके से यहाँ आयोजित होगा, उसके लिए भी हमने सभी तैयारियां प्रारंभ कर दी है। आज राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आज हो गया है। निश्चित रूप से इस खेल महाकुंभ से जो हमारे न्याय पंचायत स्तर के हमारे बच्चे हैं वे ब्लॉक पे आते हुए ब्लॉक की सफलता जिले में मिलते हुए, जिले में सफलता प्राप्त करते हुए आज स्टेट स्तर पर पहुँचे हैं और जगह जगह कोने कोने से बच्चे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। निश्चित रूप से यह खेल महाकुंभ उन बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर रहता है कि वह अपनी खेल प्रतिभा को यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने को सिद्ध करने का उनको एक अवसर मिलता है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मामले सामने आने के बाद उत्तराखंड सरकार अलर्ट हो गई है। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की रोकथाम और बचाव के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं ताकि प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट को फैलने से रोका जा सके।
उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के तहत जिला स्तर पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भारत सरकार ने 18 दिसंबर को गाइडलाइन जारी की थी, जिसके क्रम में उत्तराखंड सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है। हालांकि उत्तराखंड राज्य में कोरोना के इस नए वेरिएंट का कोई भी मामला सामने नहीं आया और पिछले महीने नवंबर में भी कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया था। फिर भी भारत सरकार के सर्विलांस बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते जिलाधिकारियों और सीएमओ को अपने स्तर पर सर्विलांस बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है JN.1, उसको लेके भारत सरकार से कल गाइडलाइंस जारी हुए हैं। मैं इसमें एक बात ये बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में इस स्ट्रेन की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है और माह नवंबर 2023 से कोई कोविड पॉजिटिव केसेस की भी कोई पुष्टि नहीं हुई है उत्तराखंड में। भारत सरकार के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें मेन पॉइंट ये है कि सर्वेलेंस बढ़ा दिया जाए। सो हमने सभी जिलाधिकारीगण एवं सीएमओ को इंस्ट्रक्ट किया है कि अपने स्तर पर सर्वेलेंस बढ़ा दें और इसके अलावा भारत सरकार के गाइडलाइंस में ये भी है कि एडिक्वेट टेस्टिंग की जाए और कम्युनिटी अवेयरनेस की जाए, ये हमने इंस्ट्रक्शंस में मेंशन किया। देखिए, ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है JN.1, उसको लेके भारत सरकार से कल गाइडलाइंस जारी हुए हैं। एक बार फिर से उत्तराखंड में स्वास्थ्य महकमा कोविड को लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है। केरल में कोविड के JN वेरिएंट के बढ़ते मामलों के चलते केंद्र ने भी सभी राज्यों को सावधानी बरतने की बात कही है। हालांकि उत्तराखंड में अभी तक इस वेरिएंट से संबंधित किसी भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता, जिसके लिए सभी अस्पतालों को भी एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कोरोना के थोड़े नए केसेज आने शुरू हुए हैं और लगभग 1.5-2 महीने के अंतराल के बाद ये इंडिया में भी केरल में कुछ केसेज और कर्नाटक में केसेज मिले हैं। तो इसको लेकर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने ही एडवाइजरी जारी कर दी है और एडवाइजरी जिस तरह से पहले हम लोग इस आपदा से मुक्ति पाए हैं उस वही सब हमें अभी भी करना है, जिसमें एक तो भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना है, मास्क का बहुत ही उचित उपयोग करना है, स्पेशली जो लोग बड़ी उम्र के हैं, पुराने बीमार हैं, जैसे शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, गुर्दे की बीमारी या कैंसर की बीमारी, इन सब के मरीजों में ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ है, तो इन सब को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर कोई भी जिसका कोविड वैक्सीन का कैंडिडेट है तो वो अपनी कोविड वैक्सीन भी जरूर से ले ले। पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने अब महीने के 2 दिन पौड़ी कमिश्नरी में बैठने की बात कही है। दरअसल गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी का रुख मंडलीय अधिकारी कम ही किया करते हैं, जिससे गढ़वाल मंडल अपना अस्तित्व मंडलीय अधिकारियों के यहाँ नहीं बैठने से खोता जा रहा है। मंडलीय अधिकारी राजधानी देहरादून में बनाए गए अपने कैंप कार्यालय से सरकारी कार्य निपटाए करते हैं, जिससे गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी के कार्यालय वीरान नजर आते हैं। ऐसे में अब मंडलीय अधिकारियों को पौड़ी में बैठने के निर्देश और खुद भी हर महीने के 2 दिन पौड़ी को देने की बात गढ़वाल कमिश्नर ने कही है। गढ़वाल कमिश्नर ने अफसरों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी की है। आज काफ़ी लंबे समय के बाद आज मंडल स्तर की मैंने समीक्षा की है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो इन्वेस्टर्स मीट चल रही थी उसमें हम लोग काफ़ी व्यस्त थे। लेकिन अब ये निर्धारित हो गया है कि महीने में कम से कम 2 विजिट हमारी हुआ करेगी फोर्टनाइटली, कोर्ट वर्क भी किए जाएंगे और साथ ही साथ मंडल स्तर के जो हमारी समीक्षाएं हैं, महीने में एक समीक्षा बैठक होगी और मेरे द्वारा मौके पर कामों का इंस्पेक्शन भी किया जाएगा। आज की समीक्षा बैठक में ये पाया गया कि कई मंडल स्तर के अधिकारी आज बैठक में उपस्थित थे, तो अभी उनकी एक सूची तैयार हो रही है और इन सभी का वेतन रोकने का आदेश कर दिया गया है। इनके वेतन आहरित नहीं होंगे और इन सभी को शोकाज नोटिस जारी की गई है। साथ ही साथ कुछ विभागों की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही है, उनको भी शोकाज नोटिस जारी की जा रही हैं। मुख्य रूप से मैंने ये पाया है कि कुछ विभाग ऐसे हैं
जिन्होंने तो बहुत अच्छा कार्य किया है और जो एक हमारा मंडल का मानक है प्रगति का, उसको बीट किया है, लेकिन कुछ विभागों ने अपेक्षित प्रगति नहीं की है। आज काफ़ी लंबे समय के बाद आज मंडल स्तर की मैंने समीक्षा की है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो इन्वेस्टर्स मीट चल रही थी उसमें हम लोग काफ़ी व्यस्त। देहरादून की खूबसूरती और इसकी स्मार्टनेस को और चमकाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंभीर हो गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को इसकी अलग से जिम्मेदारी सौंपी है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हुए शहर को चमकाने के काम को और अब तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। राजधानी में ट्रैफिक सुधार से लेकर यातायात सुधार, ट्रैफिक लाइट, स्ट्रीट लाइट और बेहतर होगी। साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की भी मदद ली जाएगी। ट्रैफिक और अन्य इश्यूज़ के बारे में भी बहुत डिटेल में डिस्कशन हुई थी। एक तो हमारे ट्रैफिक लाइट्स जितने भी हैं उसको अपग्रेडेशन करना और लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्मार्ट सिस्टम्स लगाना, उस पर चर्चा हुई थी। हमारे जो गार्बेज बिन्स हैं वो कैसे अच्छे आधुनिक बिन्स लगाए जाए जिससे कि बाहर कूड़ा स्पिल ओवर होता है वो प्रिवेंट हो जाए। हमारे जितने स्ट्रे एनिमल्स हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए, स्ट्रे कैटल, स्ट्रे डॉग, स्ट्रे मंकीज़, इनको हैंडल करने को लेकर के डिस्कशन हुई थी। इसके अलावा जो ख़राब हुए फाउंटेन्स हैं उसको ठीक करना और नए जगहों पर फाउंटेन लगाना, इस पे चर्चा हुई। और जो जितने भी स्ट्रीट लाइट्स हैं उसके कंप्लीट ऑडिट करना और स्ट्रीट लाइट्स कहाँ कहाँ हमारे चल नहीं रहे हैं उसको रिप्लेस करना। जहाँ स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता है लेकिन अभी नहीं है उसको स्ट्रीट लाइट लगाना। और जहाँ जहाँ जिन जिन कॉलोनीज़ में थेफ्ट। हर्षल, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।